हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी आप लोगों को पता है कि हम लोगों की सीरीज चल रही थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की, भारत में लोक प्रशासन, है ना। तो इसका आज हम बेसिकली 6th यूनिट शुरू करने वाले हैं। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ सिलेबस, आपकी डेटशीट, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, सब अपलोडेड है। एंड आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की वेब सीरीज कह रही हूँ यार, सॉरी सीरीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की सीरीज के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की सीरीज चल रही है। सो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे आपको उसके लिंक प्लेलिस्ट के, एंड आप चैनल से भी देख सकते हैं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड सब्सक्राइब का हमारा 1000 का टारगेट है। सो उम्मीद है आप लोग साथ बने रहेंगे, है ना। और शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स को, सो सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है। बाकी यूनिट 6 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसका नाम है इश्यूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब भारतीय प्रशासन में मुद्दे और बहस, है ना। अब देखो ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी भी है ये वाली यूनिट। तो पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 2 में कोशिश करेंगे यूनिट खत्म करने की, जरूरत पड़ेगी तो पार्ट 3 ले आएंगे अगर जरूरत होगी तो, ठीक है। सो एंड तक बने रहना, साथ साथ नोट्स बना लेना शॉर्ट में। एंड दूसरी बात है कि शेयर कर देना ताकि सारे लोगों तक ये चीज पहुंच जाए, क्योंकि बहुत लोग ट्रबल कर रहे होंगे इसके लिए, ठीक है। एंड सॉरी थोड़ा सा वो डिले हो रहा है ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, तो उम्मीद है आप लोग समझोगे। बाकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना प्लीज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन लाइन डेमोक्रेसी। देखो आपको ये बात पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। और डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बड़ी बात ही यही होती है कि अगर डेमोक्रेसी को प्रॉपर फंक्शन करना है, मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, पहली बात, है ना। और हमारी जो भारतीय प्रशासन की नींव है वो टिकी ही किस पे है? लोकतंत्र पर। क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो प्रशासन है वो लोकतांत्रिक गतिविधियों के अनुरूप ही कार्य करता है, राइट। सो जो प्रॉपर फंक्शनिंग है डेमोक्रेटिक स्टेट की, उसमें क्या क्या इंश्योरिटी होती है कि क्या क्या चीज जरूर होनी चाहिए। मतलब देखा जाए तो अगर आप कह रहे हो किसी कंट्री को कि भाई ये डेमोक्रेटिक है, तो अगर ये डेमोक्रेटिक है तो इसमें क्या क्या चीजें हों। सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी हो, जिसको आप क्या बोल देते हो, पारदर्शिता, मतलब आर पार दिखाई देता है, राइट। इंटीग्रिटी, अखंडता, ठीक है, कि जब आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हो। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, क्योंकि आपको पता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग ही चुन रहे हैं अपनी सरकार को, और सरकार की जवाबदेही बनती है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी बन रही है किसके लिए? लोगों के लिए ही, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, कानून का शासन चलता है हमारे यहाँ पर। सोशल इक्विटी की बात हो रही है, सामाजिक समानता, ठीक है। कोर्डियल रिलेशन बिटवीन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सुनिश्चित करते हैं। देखो इसके ऊपर ना एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है तुम्हारा इस यूनिट में, डिटेल में तब पढ़ेंगे, बस इन शॉर्ट बता रही हूँ। परमानेंट एग्जीक्यूटिव आपके वो हो गए जो आपके सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। जबकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो हो गए जिनको आप चुन के ले जाते हो, मतलब हमारे जो लीडर्स हैं, नेता वगैरह हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस था, उम्मीद है सबको समझ ही आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा फोरमोस्ट चैलेंज क्या है इस चीज के लिए कि अगर आप देखोगे कि जो हमारा प्रशासन है ना, उसके बीच में सबसे बड़ी चुनौती आती है ईमानदारी की और भ्रष्टाचार की। क्योंकि देखो कुछ लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, तो भाई कुछ लोग थोड़े से कर जाते हैं गड़बड़, है ना, तो भ्रष्टाचार वाली चीज आ जाती है। तो इंटीग्रिटी और करप्शन के बीच मेजर प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा अगर आपको करप्शन से छूट करने, मतलब करप्शन से एक कहते हैं ना निपटाना है, या फिर करप्शन को खत्म करना है, इसका खात्मा करना है, तो इसके लिए कुछ कुछ वेरियस गवर्नेंस के आपके कुछ कुछ मेजर्स हैं जो आपको उठाने पड़ेंगे। जैसे आपको पता है कि आप ये चीज देखते हो कि हमारे यहाँ पर जो स्थायी कार्यपालिका है, मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गई, ठीक है, वो क्या है, उनको जवाबदेही बनाने के लिए विभिन्न शासन और उपाय किए जाते हैं, ठीक है। चाहे पॉलिटिकल हो या परमानेंट हो। मान लो कि कल को कोई सिविल सर्वेंट की कोई ऐसी एक्टिविटी आ जाए तो आप उनसे, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, आप उनसे पूछ सकते हो कि ये काम ऐसे कैसे हुआ। सेम विद योर लीडर्स की आप उनसे पूछ सकते हो, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी है आपके लिए, क्योंकि वो काम किसके लिए कर रहे हैं भाई, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं ना। अगर हम चुन रहे हैं तो दैट मीन्स उनकी अकाउंटेबिलिटी किसके लिए, हमारे लिए है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, यूपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है एथिक्स, है ना। इंटरेस्टिंग भी है बहुत और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। इवन हम सबको भी ये चीज नॉर्मली ऐसे फॉर नॉलेज के लिए भी पढ़ लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर आप लोग यूपीएससी प्रिपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि आप में से कुछ लोग कर ही रहे होंगे और ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा यूपीएससी ओरिएंटेड है, कि आपका काफी बेस क्लियर होता है इस सब्जेक्ट से, है ना। आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि सिविल सर्वेंट कैसे काम करता है, क्या है क्या नहीं है, तो ये उसका ही पार्ट है। और ये आपकी एक पर्सनालिटी डेवलप करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एथिक्स की जो बात हो रही है ना, मतलब नैतिकता की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो प्रशासन में नैतिकता कैसे लाई जाए, है ना, तो उसके बिहाफ पर ये वाला जो टॉपिक है आपका सब यूनिट है वो कवर करेंगे। इसमें इंटीग्रिटी वर्सेस करप्शन, मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, अखंडता,
बनाम किसकी बात हो रही है आपकी? भ्रष्टाचार की, है ना, कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हो या फिर भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्टाचार वाला काम हो रहा है कि आप दिखा कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, राइट? तो उसकी बात हो रही है। सो अगर इंटीग्रिटी की बात की जाए तो आपको पता है कि जब हम ईमानदारी की बात करते हो तो उसको अगर आपको मजबूत करना है तो देखो बहुत ज्यादा जरूरी है कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होना, है ना। अगर इंटीग्रिटी है तो सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रांग मॉरल वैल्यू होनी चाहिए, है ना, कि जो आपके नैतिक गुण है बहुत ज्यादा मजबूत हो। इसके अलावा हैविंग अ कैरेक्टर, किस चीज के लिए कैरेक्टर की बात कर रहे हैं? कि आपका कैरेक्टर ऐसा हो कि आपका जो पर्सनालिटी है ना वो ये कहे कि यार हाँ वो बंदा ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल बेदाग वाली, है ना, जिसके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाने से पहले 10 बार सोचे कि नहीं यार वो इंसान ऐसा नहीं है, राइट। इसके अलावा आपको अपना काम ईमानदारी से करना है, बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो क्वालिटी है ना पावरफुल स्टेट की, वो यही है इंटीग्रिटी की। अगर आप देखोगे ना किसी कंट्री को कि भाई वो पावरफुल है या नहीं है, तो बहुत जरूरी है कि भाई उसके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो करप्टेड है या इंटीग्रेटेड है। अगर आपको पता है कि इंटीग्रेटेड कह रही हूँ, सॉरी, इंटीग्रिटी, अगर इंटीग्रिटी से लोग काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो स्टेट सच में बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि लोग जो उसकी जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो बहुत ज्यादा क्या है, मजबूत है ना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी आप देखोगे करेक्टली किस चीज पे एम्फेसाइज किया गया था? इंटीग्रिटी इन पब्लिक अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल। दैट मीन्स कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना चली थी स्वतंत्रता के बाद, हम सबको पता है ना, वो सब हमने 12th में भी पढ़ा ही है, ठीक है, तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सही ढंग से किस चीज पर जोर दिया गया? सार्वजनिक मामलों पर और प्रशासन में ईमानदारी। मतलब ये कि आप काम करोगे तो सार्वजनिक रूप से काम करोगे, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम नहीं करोगे कि पर्टिकुलर कोई कास्ट के लिए या किसी सोसाइटी के लिए काम करें ना। अपना मकसद था कि भाई हम पूरे देश को साथ लेके चलने वाले हैं, ठीक है। और प्रशासन कैसा हो? ईमानदार हो, जो सबके लिए काम कर सके, भलाई के लिए, ठीक है। एक बात और है कि ये चीज बहुत ज्यादा स्वीकार की जाती है क्या, कि ये जो मैनिपुलेशन है एंड अ लैक ऑफ एथिक्स हैव डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन बहुत ईमानदारी से काम करना चाहे, ठीक है, तब तो चीजें ठीक है। बट अगर जब वहां पर नैतिकता की कमी हो जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में हेर फेर होने लग जाए काम में, तो आप समझ लो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन का जो प्रभावशीलता से काम करने का तरीका है ना, वो खत्म होने लग जाता है और बहुत दिक्कत होनी शुरू हो जाती है फिर इसकी वजह से, ठीक है। तो एक ये चीज हुई। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को किसकी जरूरत होती है फिर ऐसे में? कि वो अपने काम करने के मेथड में चेंज करे, अपने माहौल में, एनवायरमेंट में इस तरीके से चेंज करे या इस तरीके से नियंत्रण बना के रखे कि धीरे धीरे चीजें किसके कंट्रोल में आ जाएं? लोगों के कंट्रोल में आ जाएं और लोग उनसे जवाबदेही मांगे। क्योंकि एक बात है यार, एक सीधी सी बात बताओ, अगर मेरे से कल को कोई जवाब मांगने कोई नहीं बैठा होगा तो मैं तो अपनी मर्जी की मालिक हो जाऊंगी ना, कि कोई पूछने वाला ही नहीं, मन में है करूं, नहीं है तो ना करूं। अगर मुझे पता है भाई मेरे ऊपर लोग बैठे हैं, मेरे से जवाब कर सकते हैं और मुझे जवाब देना पड़ सकता है, जवाब का, वो सवाल का जवाब देना पड़ सकता है, तो ऐसे में क्या होगा कि मेरे अंदर एक डर बना रहेगा काम करने की, हमेशा एक वो रहेगी कि नहीं यार जवाब देना है, काम करो काम करो। तो सेम विद दिस, कि अगर मेथड चेंज कर दोगे, एनवायरमेंट चेंज कर दोगे, तो ऐसे में क्या होगा, आप उनको डायरेक्शन दो, उनके ऊपर कंट्रोल बना के रखो, सर्विलांस करो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उनके ऊपर निगरानी रखो कि हाँ भाई किस तरीके से आप सहायता ले रहे हो, दे रहे हो लोगों को। तो वो सारी की सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा बहुत जरूरी है इंस्ट्रक्शन विद दिस सिग्निफिकेंट वैल्यू कमिटमेंट, कि आप ऐसे इंस्ट्रक्शन दो कि लोगों को ऐसे दिशा निर्देश जाएं कि हाँ भाई हम यहाँ पर लोगों की सहायता के लिए, ना कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये वातावरण बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल की बात आती है कि भाई अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनिक बनाना है ना, तो एक ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड होती है, मतलब जैविक संगठन अगर आपको बनाना है तो वहां क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जो काम करने वाले लोग हैं, जो नेता हैं, या फिर जो कॉपरेशन वाले लोग हैं, इन सबके बीच में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? कि सेल्फ कंट्रोल हो और म्यूचुअल सपोर्ट हो, मतलब आत्मनियंत्रण भी होना जरूरी है और आपसी समर्थन और सहयोग की भावना। क्योंकि एक बात है, अगर मेरे अंदर सहयोग की भावना नहीं होगी, मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं आप लोगों के साथ कॉपरेट ना करूं या आप मेरे साथ कॉपरेट ना करो, तो क्या कभी भी हम प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगे? कभी नहीं हो पाएगी। तो किसी भी सेक्टर में चले जाओ भाई, बिना सपोर्ट के कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो कॉपरेशन वाला जो टॉपिक है ना, या फिर वो जो वर्ड है, कीवर्ड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे, लैक ऑफ इंटीग्रिटी। भाई जब ना आपको लगता है ईमानदारी का अभाव आ रहा है ना, तो बहुत सारी चीजें आने लग जाती है। जैसे आप पहचानोगे कैसे कि भाई इस एरिया में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में, ऑर्गेनाइजेशन में या संगठन में ईमानदारी की कमी आ रही है, लैक हो रहा है ना इंटीग्रिटी का। तो उसके लिए वैरायटी ऑफ वेज हैं जानने के लिए, इंक्लूडिंग करप्शन, जहां करप्शन हो रहा है वो देख लो, संरक्षण की बात हो रही है, ठीक है, पैट्रोनेज, ठीक है, इलिबरलिज्म हो रहा है, अनुदारवाद, एक होता है उदारवाद कि जहां पर चीजें उदारवादी तरीके से चल रही है, लिबरल तरीके से, एक हो गया इलिबरलिज्म,
ठीक है, पैट्रोनेज बेस्ड, समुदाय पर आधारित, जो कम्युनिटी वाला होता है ना, बिल्कुल ही प्रॉपर कि हाँ भाई कम्युनिटी से कम्युनिटी को बढ़ावा देने वाली बात, वो हो गया। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। फेवरेटिज्म, पक्षपात, कि हाँ भाई जिसको आप फेवर करोगे या फिर जिसकी आइडियोलॉजी आपको मैच कर जाए, या कोई रिश्तेदारी निकल आए, दोस्ती यारी, तो आप ऐसे में क्या करते हो, फेवरेटिज्म कर देते हो, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जहां आपको पता चलता है कि किस तरीके से ये क्या कर रहा है, आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस की, जहां आपको लगता है तो अनुचित तरीके से प्रभाव वगैरह सारे शामिल हैं इसी में। करप्ट बिहेवियर जनरली अगर देखा जाए तो आप कैसे देखोगे कि जो व्यवहार है किसी भी इंसान का वो भ्रष्ट हो रहा है ना। तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ी बात, कोई करप्ट कब होता है, जब उसको कोई व्यक्तिगत लाभ हो, है ना। इंडिविजुअल अपने लाभ के लिए करप्ट होता है, पहली बात तो, है ना। दूसरी बात क्या है, इंटेंशनल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वंस पोजीशन। भाई अगर कोई ऊपर हाई अथॉरिटी पे बैठा है तो वो करप्ट होगा क्योंकि वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, सिंपल। तभी कहते हैं ना कि जितना ऊपर पावर जाएगी उतना ज्यादा ऐसा लगता है कि करप्शन ज्यादा है ना। हालांकि हर पोस्ट में नहीं होता, 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, वी नो दैट, है ना। बट इस चीज का डर रहता है कि हाँ भाई ऊपर तक करप्शन होता है, तो उस चीज की बात होती है थोड़ी सी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर किसी को अपना क्या करना है, लाभ उठाना है, तो क्या करेंगे लोग, शोषण करेंगे जानबूझकर, ठीक है। तो ये शोषण नहीं माना जाता है लोगों का जब आप करप्शन करते हो तो। इसके अलावा आप एक चीज और देखोगे कि करप्शन कोई भी क्यों करता है, पर्सनल गेन के लिए, क्योंकि आपको फायदा मिल रहा होता है। क्योंकि अगर मेरे को कोई काम कराना है आपसे, ठीक है, मैंने कहा सर प्लीज कर दो, मैडम प्लीज कर दो, आप नहीं कर रहे, मैं टेबल के नीचे से बैग सरका दूंगी, काम हो जाएगा मेरा। या फिर मिठाई के डब्बे में, लिटरली मिठाई के डब्बे में मिठाई नहीं होगी, नोट होंगे, ठीक है, नोटों की गड्डी होगी, वो ऐसी वाली मिठाई आपको सर्व कर दी जाए, तो कहने का मतलब है कि यार ये काम, और आप वो मिठाई ले रहे हो या फिर मैं वो मिठाई ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा पर्सनल है ना भाई, इतना मोटा पैसा मिल रहा है भाई, कर दो, चलो ठीक है, एक साइन ही तो मारने हैं, फिर एक परमिशन तो देनी है, दे दो। तो ये वाली चीज होती है, चाहे फाइनेंशियल गेन हो या फिर इंक्रीज इन पावर। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप मुझे पावर का लालच दे दो, है ना, या फिर मेरा कल को पावर मतलब वो हो जाए मेंटेन। तो ये सारी चीजें पावर के लिए, प्रेस्टीज के लिए, इन्फ्लुएंस बियॉन्ड व्हाट इज लीगल परमिटेड बाय जनरली एक्सेप्टेड मॉरल्स एंड हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल। देखो कहने का मतलब है, या फिर कम्युनिटी एज अ होल, इसको अगर बहुत सीधी नॉर्मल भाषा में समझा जाए तो भ्रष्टाचार वाली जो चीज है कोई भी व्यक्ति करेगा। अगर कोई कह रहे हैं कि कोई बंदा करप्ट है, इसीलिए करप्ट क्योंकि उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। पहली बात, बेनिफिट कैसे कैसे हो सकता है, पहली बात तो वो शोषण करेगा किसी ना किसी का भ्रष्टाचार के तरीके से, ठीक है। दूसरी बात क्या है, वित्तीय लाभ हो सकता है उसको, फाइनेंशियली पैसों का, शक्ति बढ़ सकती है उस बंदे की, प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि हो सकती है, जो कि कानूनी तरीके से दिखाएंगे कि हाँ भाई लीगली कितना ज्यादा स्ट्रांग बंदा है। दूसरी बात क्या है, आमतौर पर स्वीकृत नैतिकता द्वारा अनुमत है, मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने कोई करप्ट काम किया, करप्शन के दायरे में रहकर काम किया है कि आप करप्ट हो, करप्शन को बढ़ावा देते हो, आप काम कर रहे हो घूस वगैरह लेकर, तो ऐसे में क्या होगा कि देखो सीधी सी बात है, कोई काम गलत तरीके से होता है ना तो पक्का उस चीज का नुकसान बहुत वाइड होता है। तो कहने का मतलब है इससे क्या होगा, अन्य लोगों का नुकसान होगा, ठीक है। और एक और चीज है, समुदाय के हितों का भी नुकसान पहुंच सकता है। जरूरी नहीं है कि एक इंडिविजुअल का हो, ऐसा भी हो सकता है पूरी की पूरी किसका होगा नुकसान, कम्युनिटी का नुकसान हो, है ना। तो इस चीज को भी ध्यान में रखा जाए कि भ्रष्टाचार दोनों के लिए मुसीबत खड़ी करता है, लोगों के लिए भी और पूरी कम्युनिटी के लिए भी, ठीक है। एक्सेसिव स्पेंडिंग जब आप करते हो, ठीक है, पब्लिक प्लूटोक्रेट्स की इज अनदर टाइप ऑफ करप्शन। कहने का मतलब ये कि आपको सार्वजनिक धन संपत्ति दी गई है, ठीक है, कि पब्लिकली आप यूज कर सकते हो इन सारी चीजों को, ठीक है, एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। अब आप उनका अनावश्यक तरीके से यूज कर रहे हो, ठीक है, आपको दिया किसी और काम के लिए तो आप वो धन किसी और काम के लिए यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें भी एक टाइप है भ्रष्टाचार के, ठीक है, तो वो चीज समझने की जरूरत है। इसके अलावा गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स आजकल की ऐसी हो गई है कि जितना आप देखोगे ना, खुले तौर पर ये वाली चीज स्वीकार की जाती है सरकार और राजनीति के द्वारा कि भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से ना देश कैसे कमजोर हो रहा है। मतलब इसके ऊपर इतनी डिबेट चलती है, आप देखते हो आए दिन टीवी पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, इवन कॉलेजेस में भी ये डिबेट के मुद्दे होते हैं कि किस तरीके से आपका जो करप्शन है और पावर एब्यूज आपके नेशन को वीक कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर फिर हम करप्शन वाली बात करते हैं तो अपना अपना सोचते हैं, भलाई तो नहीं कर रहे देश की, तो ऐसे में क्या हो रहा है, आप कमजोर हो रहे हो, आपका देश कमजोर हो रहा है ना। इंडिया ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पर क्राइसिस ऑफ वैल्यूज हैं, मतलब कि जो मूल्य हैं उनका संकट का काफी सामना हुआ है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर जैसे हमारा जो कल्चर है ना, वो बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, वो बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वेस्टर्नाइजेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। आप एक चीज और देखोगे, लैक ऑफ रिगार्ड फॉर वन फेलो ह्यूमन बीइंग। कहने का मतलब है कि मनुष्य के प्रति सम्मान की कमी पाई जा रही है। मतलब कि अगर मैं एज अ ह्यूमन बीइंग हूं, आप भी एज अ ह्यूमन बीइंग हो, तो आप ये देखते होंगे कि कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं या बड़े बड़े जगहों पर जाते हैं जहां मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं,
तो डिसरिस्पेक्ट कर दिया जाता है समटाइम, या हमारी बात ही नहीं सुनी जाती। एक टाइम ऐसा होता है इलेक्शन के टाइम पे, भाई वही लोग हमारे घर आकर हमारे हाथ पैर जोड़ के जाते हैं हमसे, मतलब नॉर्मली आप जानते भी नहीं उनको, वो आके आपसे हैंड शेक करके जाएंगे, आप मम्मी मम्मी के पैर वैर छू के जाएंगे, दिखाएंगे कि लाइक हाँ भैया बड़ा मान रहे हैं, बड़ी इज्जत दे रहे हैं, ठीक है। और जब वो जीत जाते हैं, जब आप उनके ऑफिस में जाओ कि एक स्टैंप लगवाना है सर तो प्लीज लगा दीजिए, तो आप पता नहीं कितने घंटे वेट करते हो, इतना डिसरिस्पेक्टिंग फील होता है। वहां खड़े हो, वो बंदा आपके मुंह के सामने से निकल के चले गया कि सॉरी मैडम मीटिंग में है, कल आएंगे, या कुछ भी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं कि आपको पता है कि यहाँ पर इस चीज की बहुत कमी है कि आप क्या सम्मान नहीं करते हो, ठीक है। तो इस चीज की वजह से बहुत इफेक्ट होता है। इफेक्ट एक चीज और है कि जो सार्वजनिक नीतियां हैं आपकी, ठीक है, जितने भी कार्यक्रम है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है कि डिटरमाइन करें कि जो स्टेट है ना, राज्य है, कि उसकी कंडीशनिंग, वो चीज जो राज्य जिस नियत से वो पॉलिसी बनाई गई कि हाँ भाई मुझे सच में जो गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, है ना, जो बड़े बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन, मुझे उनकी मदद करनी है, ठीक है। अगर कोई पॉलिसी सोचकर बनाई गई है तो ये देखना है कि भाई उसका आउटकम सच में वैलिड तरीके से आया, मतलब सक्सीड हुआ, या फिर वो फेल हो गया, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा एक चीज और आप देखोगे, मेजोरिटी जो इशू है, मतलब अधिकतर जो इशू होंगे ना आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लोक प्रशासन में, वो कैसे होंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप के होंगे, भ्रष्टाचार के कारण होंगे। मतलब और भी प्रॉब्लम्स होती हैं नो डाउट, बट जो मेजर प्रॉब्लम होती है ना लोक प्रशासन में, वो अधिकतर यही है, पॉलिटिकल वाली, राजनीतिक हस्तक्षेप वाली और भ्रष्टाचार की, ठीक है। और एक और चीज है, मेजोरिटी ऑफ कमीशन आप देखोगे, जो आयोग हो गए, कमिटीज मतलब समितियां हो गई, है ना, डेली प्रेस हो गए, ये मतलब जो दैनिक हमारे डेली न्यूज़पेपर के मैगजीन वाले वो हो गए, ये सब इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि ये स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। क्योंकि हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी ना कि हमारा नेशन वीक होता जा रहा है, यहाँ देखो ये वाली लाइन, तो हमारा नेशन वीक होता जा रहा है ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स। तो हमें अपनी जड़ों को मजबूत रखना है। तभी तो कहते हैं कि कितना ही बड़ा मकान खड़ा कर लो, जब जड़, अगर आपने जड़ों पर काम नहीं किया ना तो दिक्कत हो जाएगी। कितनी ही बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, कितनी ही ज्यादा आप रैपिडली डेवलपमेंट कर रहे हो, पर अगर आपके यहाँ ऐसी रूट्स हैं जहां पावर अब्यूज है, करप्शन है, तो आप इनिशियली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। तो इस चीज का बड़ा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो इम्पैक्ट करते हैं इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल को, मतलब जो सार्वजनिक अधिकारियों की सत्यानिष्ठा को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, मतलब तत्व हैं, जिनको हम देखते हैं कि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे बहुत महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के उद्देश्य से आपको क्या करना है, विधायी ढांचे का निर्माण करना है ना, मूल्यांकन करना है कि आपके यहाँ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हो कि अगर करप्शन में कोई इंसान पकड़ा जाए तो अच्छा खासा उसके ऊपर क्या हो, एक्शन लिया जाए, कि पता चल जाए कि हाँ भाई अगर सच में ऐसा किया तो सफर करना पड़ सकता है। ऐसा ना हो ना आपने ऐसी छोड़ दिया रैंडम ही, तब तो फिर हर दूसरा बंदा करप्शन करेगा, राइट। इसके लिए 1947 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बना था, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं 1947 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया गया, ठीक है, इसीलिए। इसके अलावा बहुत सारी समितियां बनाई गई, जैसे आप देखोगे संथानम कमेटी हो गई आपकी, मतलब संथानम समिति हो गई, ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट समिति लिखेंगे कमेटी को, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कमिटीज बनाई गई जिससे ये देखा गया कि आप इवेल्युएट करोगे द प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर कम्बैटिंग करप्शन, की करप्शन से, भ्रष्टाचार से निपटारा पाने के लिए क्या क्या मौजूदा उपकरण हैं, क्या वो प्रॉपर काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो कमेटी बनाई जाती है कि भाई अगर उनको जरूरत होती है तो वो रिकमेंडेशन देते हैं। आपको याद है ना, हमने स्टार्टिंग में भी फर्स्ट सेकंड यूनिट में पढ़ा था कि रिकमेंडेशन मिलती है, बहुत सारी कमिटीज बनती हैं। इवन हमने पंचायत वाले में पढ़ा था कि ये लोग रिकमेंड करते हैं, फिर अपने सुझाव देते हैं, फिर सरकार देखती है कि हाँ यार सुझाव काम के हैं, क्योंकि पूरा रिसर्च करके तब सुझाव देते हैं, फिर उनको माना जाता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ भी हुआ, संथानम कमेटी ने बहुत सारी सिफारिशें वगैरह दी, रिकमेंडेशन सुझाव वगैरह दिए, उसकी बात हुई। इसके अलावा आप देखोगे दो चीज हुई थी, विजिलेंस कमीशन एट द, मतलब विजिलेंस कमीशन को क्या किया गया, बनाया गया नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। बहुत ज्यादा जरूरी था, मतलब अगर इसको देखा जाए तो सतर्कता आयोग कह देते हैं, क्योंकि सतर्क रहने की जरूरत है ना करप्शन जैसे मुद्दों में। तो राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर, है ना, कि छोटे छोटे स्टेट्स में भी हर स्टेट पर निगरानी की जाए और नेशनल लेवल पर भी इस चीज का हुआ। इसके अलावा लोकपाल, लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन बनाए गए, ठीक है, लोकपाल लोकायुक्त संस्थाएं बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाया गया, और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो क्या करेंगी, मिलकर भ्रष्टाचार से क्या करेंगी, लड़ाई करेंगी, या फिर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए क्या करेंगी, काम करेंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पॉलिटिकल एलीट मस्ट कंसिस्टेंटली वर्क एंड इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द फेयरनेस एंड द इम्पार्शियली अमंग देयर सबऑर्डिनेट्स। देखो एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पॉलिटिकल एलीट है, एलीट क्लास समझ रहे हो ना, जो बहुत ऊपर वाली क्लास रहती है ना, जो क्लास 1 होती है ना, तो उनकी बात हो रही है कि वो लगातार उनको ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि अपने जितने भी सबऑर्डिनेट है, मतलब उनसे नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं, वो निष्पक्ष तरीके से काम कर सकें, ठीक है। और उनकी निष्पक्षता पर भी आप विश्वास करो, कि मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बना रहे हमारा आपस में, बहुत जरूरी है
कि आप फेयरनेस को बढ़ावा दो और इन सब चीज़ों पर ध्यान दो। ठीक है, अगर आपका नेशन चाहता है कि भाई सच में हमें आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो पब्लिक सर्विस एक इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि आप पब्लिक सर्विस को देखो, क्योंकि पब्लिक सर्विस में सबसे ज्यादा हाई लेवल ऑफ बिहेवियर और एथिकल एक्शन लिया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया ये अभी कुछ देर पहले ही, कि आप चाहे स्टेट लेवल का पब्लिक सर्विस वाला एग्जाम दे रहे हो या फिर यूपीएससी का दे रहे हो, ठीक है, दोनों में ही एथिक्स का जो सब्जेक्ट होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए आप देखते होंगे इंटरव्यू में भी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि नॉलेज तो आपकी टेस्ट हो चुकी है पेपर पे, राइट, पेपर पेन का टेस्ट हो चुका है, अब आपका व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट हो रहा है कहाँ पर, इंटरव्यू में। और उसमें यही तो बात होती है ना कि आप एथिकली मॉरली आप कितना सोचते हो, क्या करते हो, अगर सिचुएशन बेस्ड आंसर दिए जाते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टेट मस्ट प्रोवाइड एन एथिकल फ्रेमवर्क दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर पब्लिक सर्विस टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। कहने का मतलब ये कि राज्य का काम है कि वो एक ऐसा नैतिक ढांचा प्रदान करेगा जिससे सार्वजनिक जो सेवाएं हैं, है ना, उससे लोगों का विकास हो, लोग ज्यादा से ज्यादा समृद्ध हो सके, मतलब उसका बेनिफिट उठा सके, लोग ऐसा ना हो परेशान हो। ये वो वाली बात हो गई कि एसडीएम ऑफिस वगैरह हमारी सुविधा के लिए बने हुए हैं कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाना है या कुछ भी करना है तो हम गए ऑफिस बनवाने के लिए, ठीक है, हमें पता है कि वो चीज एक सिंगल रुपए के कॉस्ट पे नहीं हो रही है, वहां सब कुछ मुफ्त में हो रहा है। मतलब जो आप प्रिंट आउट वगैरह करा रहे हो वो सब की बात नहीं कर रही हूँ, पर सरकार कोई पैसा नहीं ले रही है आपसे कि हाँ भैया लाओ आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, ये चार्जेस है। अगर किसी भी चीज के चार्जेस भी होते हैं तो बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं, राइट। तो अब अगर बनाने वाला वहां अधिकारी या फिर कोई भी लोग हो वो आपसे कह दे 1,000 रुपए दे दे मैं बनवा दूंगा, और 1,000 तो खैर बहुत कम बोला मैंने, मतलब 5-5, 6-6 हजार, 10-10 हजार चलते होंगे, राइट। तो अगर वो ऐसा हो जाए, जबकि रियलिटी में हमें पता है कि गवर्नमेंट ये सुविधाएं कैसे दे रही है, फ्री दे रही है, और गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है कि ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है कि इन सारी चीजों को बहुत अवेयरनेस और फोकस के साथ देखा जाए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मोस्ट डेवलप्ड नेशन है, आप ये देखो कि वो हम डेवलपिंग की बात कर रहे थे अपने जैसे देशों की, जो डेवलप्ड ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, उनके यहाँ पर ना सबसे ज्यादा ना उनको उठाने में ऊपर क्या मदद करती है कि वो गुड गवर्नेंस है जो उनकी, है ना, उनकी गुड गवर्नेंस उनको काफी स्कोर हाई ले जाती है उनको, क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग एथिकल फ्रेमवर्क है कि काम करने के लिए जो सार्वजनिक अनुचर है उनके मूल्य बहुत ज्यादा उच्च हैं, मतलब नैतिक मूल्य बहुत ज्यादा मजबूत हैं। उन्होंने कोड ऑफ वैल्यू एथिक्स फॉर पब्लिक रिटेनर्स, मतलब उन्होंने ये सारी चीजें ऐसी ऐसी स्थापित कर रखी है, नैतिक संहिता, मजबूत नैतिक ढांचे स्थापित कर रखे जिससे लोगों को क्या मिले, मूल्यवान सबक मिले, मतलब वैल्यूएबल चीज सीखें लोग, वैल्यूएबल लेसन सीखें। ठीक है, तो ये चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा प्रमोटिंग एन एनवायरमेंट, देखो एनवायरमेंट की बात अपन ने पहले भी की थी कि भाई एनवायरमेंट ऐसा प्रमोट करो जहां पर मॉरल प्रिंसिपल्स फॉस्टर हो सके, मतलब ऐसा वातावरण को बढ़ावा दो समाज में जिससे नैतिक सिद्धांत आचरण के उच्च मानक को बढ़ावा मिले, हाई स्टैंडर्ड हो कि चाहे कुछ भी हो जाए हम घूस नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, काम तरीके से ही होगा, ठीक है, चाहे कितना ही आप जोर लगा लो, वो वाला जो स्टेटमेंट है या वो वाला तरीके, उनकी तरफ राज्य काम करे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इन सब के लिए ना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी चाहिए होती है, ऐसा नहीं कि खाली आप और मैं बैठे कि भाई मैं तो कभी घूस नहीं लूंगी या मैं तो कभी घूस नहीं लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, सबको मिलकर काम करना होता है। ऐसा हो सकता है आपसे जो ऊपर अधिकारी बैठा हो वो ऐसा हो करप्ट, या फिर आपसे नीचे वाला करप्ट हो तो भी बड़ा ट्रबल होगा, मतलब नाम तो फिर पूरा ही आपके डिपार्टमेंट का ही गंदा होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे में क्या कि हम सबको इंक्लूड करना है कि प्रॉपर ये चीज हम सभी समझे, मतलब जैसा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यार मेरे को घूस नहीं लेनी चाहे जो हो जाए, तो जो आपसे नीचे और ऊपर अधिकारी बैठे उनको भी तो ये बात समझ में आए, तो उनके एथिक्स को, उनके मॉरल को डेवलपमेंट करने का बहुत ज्यादा काम किया जाना चाहिए। और उसका काम कैसे होगा, एजुकेशन से, क्योंकि जब स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, यूथ हमारा पढ़ रहा है कॉलेजेस में जाकर, तो हम उनको सेमिनार के थ्रू स्कूल्स में ये सारी चीजें सिखाएं कि गलत गलत है और ये सही है, तो वो सही गलत में भेद करना सीख जाएंगे, करप्शन को गलत समझना सीख जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाले केसेस उतने ज्यादा हाई लेवल से नहीं बढ़ेंगे जैसे अब बढ़ रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो इसके लिए वर्क भी करते हैं, प्रमोट करना एथिकल बिहेवियर को, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रमोट करो, और इसीलिए तो जो पब्लिक सर्विस है इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि पब्लिक सर्विस में ये बहुत मेजर बात है कि हाँ भाई चाहे जो हो जाए एथिक्स को दाव पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन कल्टिवेटिंग एन एनवायरमेंट एंड ऑफ ऑनेस्टी, भाई पॉलिटिशियन के साथ भी यही बात है कि अगर आप ईमानदारी से अपना प्रचार प्रसार करो और चुनाव के टाइम पे इलेक्शन लड़ो और फिर जीतो, सब काम बिना करप्शन के हो जाए तरीके से, तो फिर क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ईमानदारी से काम करो तो एनवायरमेंट काफी अच्छा हो जाएगा, ट्रस्ट वाला हो जाएगा, लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, और ऐसे में क्या होगा, व्यवसाय बढ़ता है, प्रोफेशन बढ़ता है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है ना, आप डेवलप करते हो बहुत ज्यादा। कुछ सिग्निफिकेंस है प्रशासन में, मतलब आप देखोगे सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप कैसे कैसे उस चीज को प्रमोट कर सकते हो या क्या क्या तत्व होने चाहिए, तो वो कुछ तरीके हैं जो उसमें देख रहे हैं हम कि क्या क्या नैतिकता है। टू प्रमोट अ सेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहने का मतलब ये कि जितने भी आपके कार्य करने वाले हैं कार्यकारी, उनकी उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देना, मतलब उनको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
तो कोई आपके ऊपर जिम्मेदारी देता है तो आपको लगता है ना कि यार नहीं, अगला बंदा ही बोलेगा कि मैंने बड़ी जिम्मेदारी से काम दिया था, तूने किया नहीं ढंग से। तो हम कोशिश ये करते हैं कि भाई अपना काम बिगाड़ ले पर अगले का काम नहीं बिगड़ना चाहिए। तो सेम विद नेशन ऑल्सो, कि अगर इतनी बड़ी जनता आपको बड़ी उम्मीद से वहां बिठा रही है उस सीट पर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जनता ने बड़ी उम्मीद से मेरे को ये सीट दी है, तो मेरा काम है कि मैं उनके लिए बड़ी ईमानदारी से काम करूं, ठीक है। इसके अलावा प्रमोट करना गुड रिलेशन बिटवीन सिटीजन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सीधी सी बात है, नागरिक और लोक प्रशासन के बीच अच्छे संबंध को बढ़ावा देना, कि जो सरकार काम करने वाली है और जो आप लोग हो, सरकार हमारे लिए काम कर रही है और सरकार हम ही से बनी है, तो कहने का मतलब है कि हम दोनों को एक दूसरे की भलाई के लिए बहुत काम करना है, एक दूसरे को प्रमोट करना है, सामाजिक खुशहाली के लिए काम करना है, सोशल वेलबींग के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमन गुड। काम ऐसा करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई हो। ऐसा ना हो ना पर्टिकुलर एक ही सेक्शन का भलाई हो रही हो, नहीं, आपको देखना है कि पूरा समाज खुश रहे, लोक हित में काम हो, जनता के हित में। ऐसा कोई काम ना हो कि लोगों को लगे भाई ये नेता है अपने हित में काम कर रही है, कैसी पॉलिसी है इसकी, अपने भलाई के लिए, हमारे लिए क्या हो रहा है, ऐसे वाला सीन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो सामान्य हित को संरक्षित बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा टू कंट्रोल दैट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर एंड डिसीजन विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय फॉर्मल लॉ, स्टाइल एंड प्रोसीजर। कहने का मतलब है कि कार्यकारी शक्तियां या फिर वो निर्णय है ना जिनको नियंत्रित करने के लिए औपचारिक कानून या पद्धतियों से नियंत्रित नहीं किया जाता। तो ऐसी भी चीजें होती हैं कुछ, तो आप ऐसे निर्णयों को तरीके से क्या करोगे, लोगे, और लोगों को मतलब लोगों के फेवर में डिसीजन होने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर प्रोसेस। कहने का मतलब है कार्यकारी प्रक्रिया की प्रभावकारिता को उन्नत करने के लिए, मतलब काम करने के जो तरीके हैं है ना, वो बहुत इफेक्टिवली वर्क करें। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग द लीगैलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। कहने का मतलब है कि लोक प्रशासन वैधता के साथ काम करे और विश्वसनीयता को बढ़ावा दे, मतलब कि लोग इनके काम करने के तरीके पर विश्वास करें कि हाँ यार ये काम कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे हैं, हमारी सरकार हमारे हित नहीं करती, लोगों को डाउट ना रहे। डाउट की परिस्थिति में बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हर लोक सेवक के लिए, जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स है ना, वो सब हाई मॉरल्स को मेंटेन करें कि भाई चाहे जो हो जाए हम अपने नैतिक, जो हमारे उच्च नैतिकता है, कि मतलब हर इंसान के यार एक सिद्धांत होते हैं, हर एक इंसान का एक प्रिंसिपल होता है कि चाहे जो हो जाए मैं यार ये काम नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस टाइप से वो एटीट्यूड डेवलप हो कि भाई चाहे जो हो जाए मैं अपने नैतिकता को दांव पे नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझ में आ ही गया होगा, जवाबदेही, है ना। जब आप सरकार से प्रश्न पूछते हो, सरकार आपको जवाब देती है, ठीक है। बट एक बात बताओ, मतलब जस्ट इमेजिन, ऐसा होता है क्या कि आपको किसी डिपार्टमेंट से कोई भी सवाल पूछना है, ठीक है, तो क्या आप मतलब उस मंत्री से जाके डायरेक्ट पूछ लोगे? मतलब उनके पास इतना टाइम है कि वो आपसे, मुझसे, हम सबसे मिल लेंगे? इतनी पॉपुलेशन वाली कंट्री से मतलब हर बंदा मिलना चाहेगा तो मिल लेंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो इसके लिए क्या है कि एक चैनल बनाया गया है ना, एक प्रोसेस बनाया गया कि जिसके थ्रू आप अपनी सरकार से किसी भी डिपार्टमेंट से जवाब कर सकते हो, सवाल कर सकते हो, और वो आपको क्या करेंगे, जवाब देंगे उसका, ठीक है। और वो जवाब मिलेगा आपको तरीके से, प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल तरीके, पूरा फॉर्मल तरीके में, ठीक है। तो उसके कुछ कुछ तरीके हैं, जैसे आरटीआई हो गया। आरटीआई लगाते हो ना, आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना। ये एक बना था 2005 में, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसमें तो ये वाली चीज का ध्यान रखा गया ना कि जो आपकी आरटीआई है वो किस चीज के लिए काम करे, सूचना का अधिकार, सूचना देने का, कि आपको सरकार से कोई सूचना लेनी है तो भाई आप आरटीआई लगाओ, सिंपल। और आरटीआई के थ्रू क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिस भी डिपार्टमेंट की आपको जो भी बात चाहिए, जो भी पूछना है, आपकी क्वेरी है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो ऐसे लोकपाल भी काम करता है आपकी, मतलब इसीलिए करप्शन वगैरह से बचाने के लिए अपनी कंट्री को, ठीक है। सिटीजन चार्टर वगैरह, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें, वो सब अपन धीरे धीरे डिटेल में करते चलेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है। ये ईयर थोड़ा सा याद रख लेना जरूरी है। देखो एक बात है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये कि आप भारत के लोग हो ना, तो आपको ये सूचना का अधिकार मिल रहा है कि आपके पास ये अधिकार है कि आप अपनी सरकार से जो मर्जी पूछ सकते हो। जो मर्जी का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें, पर कोई ऐसा भी नहीं कि जो आपकी नेशन की उसके लिए आ जाए कि भाई खतरे की बात है, या फिर जो ऐसी चीज है कि वॉर वाला टाइम पीरियड है या कोई ऑपरेशन चलाना है जो कि नहीं रिवील होना चाहिए, है ना, नेशन को प्रोटेक्ट करने की वजह से। तो जो ऐसी हाई सिक्योरिटी वाली चीजें, कुछ एक्सेप्शनल चीजों को छोड़कर आप ऑलमोस्ट चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो इंडियन लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनको ये राइट है कि वो किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में या एजेंसी में क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं, ओपननेस इन ऑपरेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी सार्वजनिक संस्था से, एजेंसी से कोई जानकारी मांगनी है तो आपके पास ये अधिकार है कि आपको सूचना चाहिए कुछ भी, तो भाई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का यूज करो और सीधा सीधा उनसे सवाल करो, ठीक है। और वो जवाबदेही में क्या करेंगे, आपको जवाबदेही में आंसर देंगे। अब ये आरटीआई का सूचना का अधिकार से क्या फायदा हुआ भाई, एक बात बताओ, आपका अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। काम करने वाले को इस चीज का डर रहेगा कि कल को किसी ने आरटीआई लगा दी तो क्या जवाब देंगे, क्योंकि जवाब तो देना पड़ जाएगा, ठीक है, इग्नोर कर नहीं सकते आप, सबसे बड़ी बात।
दूसरी बात क्या है, ओपननेस आ रही है सोसाइटी में कि लोगों को पता चल रहा है काम कैसे होता है कैसे नहीं होता। वो लाल फीता शाही जो होता है ना, रेड टेपिज्म, वो रिड्यूस होता है ऐसे, क्योंकि हमें कुछ भी पूछना है तो हम कहते हैं नहीं ये तो पर्सनल मैटर है, या फिर ये तो सीक्रेट मैटर है, या फिर ये ऐसा है ये वैसा है, सिक्योरिटी वाली चीज है, नहीं बता सकते। बट अभी पता चल गया कि जो सच में सिक्योरिटी वाली चीज है उसको छोड़कर आप और सारी डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन या कुछ भी आप पूछ सकते हो आराम से, ठीक है। और एक इस एक्ट के थ्रू होगा, यही एक्ट 2005। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रूट आउट करप्शन, करप्शन को खत्म करना। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर सरकार कह रही है हमने इतना पैसा खर्च किया इस चीज पे तो दो हमें, दो डेटा पूरा, तो सरकार पूरा आरटीआई में डेटा देगी आपको, ठीक है। तो यहाँ से करप्शन रिड्यूस होने का एक तरीका, तो इनका ये उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही ला सकें, खुलापन को बढ़ावा दे सकें, भ्रष्टाचार की जड़ को खत्म कर सकें, ठीक है। इसके अलावा जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो लोगों की डिमांड को फुलफिल कर सकें, क्योंकि लोग जो डिमांड करते हैं कि भाई हमारा भला हो, हमारा विकास हो, तो वो चीज पूरी हो पाएगी। क्योंकि जब करप्शन ही हट जाएगा, करप्शन का मतलब क्या था, वही ना कि जहां पर्सनल बेनिफिट देख रहे हो, पर्सनल प्रॉफिट देख रहे हो, पर्सनल प्रॉफिट खत्म हो जाएगा तो आप प्रॉफिट किसके लिए करोगे, सबके लिए। तो उसकी बात हो गई। इसके अलावा आप देखोगे कि ये कानून के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब कानून, लॉ सिक्स टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। ये जो लॉ बना है कि आप क्या कर सकते हो कि लोकतंत्र में सुधार कर सकते हो इसका यूज करके, ठीक है। दूसरी बात क्या, फोकस करोगे इंप्रूविंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। एक बात बताओ, पहले हम सबको नहीं पता था, या फिर पहले राइट ही नहीं था, ठीक है। जब ये राइट आया तो बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि हम सरकार से पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अधिकार है देखा जाए तो, है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों में अवेयरनेस आए, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आएगी तो क्या होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा डेमोक्रेसी में, मतलब लोकतंत्र में जनता की सहभागी बढ़ेगी, सहभागिता। इसके अलावा इससे क्या होगा, जो आपकी सरकार है वो कैसी होगी, पीपल सेंटर्ड होगी। मतलब सरकार ऐसी जो किसकी भलाई के लिए काम कर रही है, समाज की भलाई के लिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना नॉर्मल स्कूलों में, आपका क्या चलता है, चाइल्ड ओरिएंटेड होती हैं चीजें, कि बच्चों को ध्यान में रखकर बच्चों की भलाई के लिए हम सब काम करते हैं। कॉलेजेस में ऐसी होता है कि आपके पर्सनल इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का बेनिफिट हो पाए, इसलिए हम चाइल्ड ओरिएंटेड चीजें करते हैं। तो सेम गवर्नमेंट में क्या होता है, पीपल ओरिएंटेड, क्योंकि हमारी वजह से ही तो मतलब आप सरकार में आ रहे हो ना। तो सरकार पीपल ओरिएंटेड हो, जिसमें लोगों को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर काम किया जाए, ठीक है। इसके अलावा इजियर फॉर सिटीजन टू एक्सेस। एक और बात है कि आरटीआई लगाने के लिए ऐसा नहीं है आपको घंटों लाइन में लगना है, बहुत मशक्कत करनी है, बड़ी परेशानी करनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप आरटीआई ऑनलाइन डाल सकते हो आराम से, ठीक है। आप जाओ आरटीआई की वेबसाइट पर, ठीक है, और आराम से इसमें क्या करोगे, आप केंद्रीय सूचना आयोग के साथ पंजीकृत करोगे, और जितने भी आपके सार्वजनिक प्राधिकरण है वो सब इसमें शामिल होते हैं। मतलब सीआईसी, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, इसमें इन्वॉल्व होता है। आप वहां रजिस्टर करके अपने कंप्लेन को फाइल कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और थी, जो आरटीआई एक्ट है ना, वो कह रहे हैं इंडिविजुअल्स नाउ हैव द राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रुप में मिलेगा या फिर कुछ ही लोगों को राइट है, नहीं। अगर आप भारत के नागरिक हो ना, तो हर इंडिविजुअल को है, मतलब हर व्यक्ति को है, आपको भी, मुझे भी, मतलब हर एक इंसान को, कि वो सरकार से क्या कर सकता है, सीक इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, जो भी इसको जरूरत है, किसी भी अथॉरिटी से, किसी एजेंसी से, सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी आप मांग सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब कि अधीन या अन्यथा शासित किसी भी प्राधिकरण, एजेंसी, स्व सरकारी संगठन से जानकारी मांगने का हर व्यक्ति को अधिकार है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे आपका संसद, ठीक है, या फिर संसद द्वारा अधिनियमित किसी अन्य कानून से भी जानकारी का अधिकार है। मतलब अगर आपको लगता है कि भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर लेजिस्लेशन से कोई एक्ट पास हो गया पार्लियामेंट में, कोई स्टेट का है, कुछ भी है, मतलब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी एजेंसी से कुछ भी पूछ सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। एक चीज और है कि चाहे जो हो जाए, ये संस्थाएं, एजेंसियां है ना, अपने धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य सरकार से प्राप्त करती हैं। आपको ये पता है, छोटी छोटी जो इंस्टीट्यूशन बनते हैं इनको, जैसे स्टेट में भी क्या होगा, जो मेन गवर्नमेंट है वही देगी छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन को, है ना। तो ये भी किसमें शामिल होते हैं, पब्लिक अथॉरिटी में। तो कल को अगर आपको उनसे भी जवाब करना है तो आप उनसे वो सवाल करना है तो आप उनसे सवाल कर सकते हो, और उनकी जवाबदेही बनती है आपके प्रति कि वो जवाब देंगे, ठीक है। हर एक पब्लिक अथॉरिटी को, ईच पब्लिक अथॉरिटी इज ऑब्लिगेटेड टू पब्लिश सर्टेन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। कहने का मतलब है कि हर अथॉरिटी, हर वेबसाइट पे, हर डिपार्टमेंट का आप देखोगे एक इंटरफेस बना रहता है, एक वेबसाइट बनी रहती है। आप वेबसाइट पे जाओगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डलती ही डलती है, और ये रूल है कि उनको डालना ही डालना है, जिससे कि लोगों को क्या हो, इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अच्छा ये डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, ये नोटिस निकाला गया है, ये टेंडर्स निकाले जा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये बेसिक चीजें अपडेट करनी पड़ती है उनसे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, हमें पता चले कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या कर रही है। तो हमें ये सारी चीजें अपडेट रहे कि उनके लोग जो हैं वो इतने सशक्त रहे, उनको पता हो कि भाई देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं, अंडर आरटीआई आती हैं, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और ऐसे में क्या होता है कि आप अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो कहने का मतलब अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी तो संबंधित कार्यालय के सार्वजनिक सूचना अधिकारी को आप लिखित में भी अनुरोध कर सकते हो। मतलब
पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, पीआईओ को, है ना, रेलिवेंट ऑफिस को, या फिर आप दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो अपनी बात को कि हाँ भाई जो भी चीज आपको पूछनी है, जो भी चीजें जाननी है, तो वो इजीली पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्वेस्ट कैन बी सेंड थ्रू पोस्टल सर्विस। देखो अगर ऑफलाइन कर रहे हो, सीधी सी बात है, मतलब अगर पेपर पेन पे आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हो तो आपको पोस्टल के थ्रू देनी पड़ेगी वो सर्विस, है ना, कि पोस्ट ऑफिस में जाकर डाक सेवा के माध्यम से आप क्या करोगे, उसको अपनी रिक्वेस्ट को भेजोगे। ठीक है, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं कि आप मेल वगैरह के थ्रू कर सकते हो, है ना, तो ये भी तरीके। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सोर्सेज होते हैं कि आप आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी जहां पर ना, मतलब हमें पता है कि हमारे यहाँ पर स्मार्टफोन बहुत यूज होने लग गया। ठीक है, लोग जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज करना सीख रहे हैं, बट बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जिनको मेल वगैरह नहीं करना आता। बहुत बच्चे देखे हैं ऐसे, बहुत लोग देखे हैं ऐसे जो सफर कर रहे हैं इन चीजों से। अगर उनको सरकार से कोई जानकारी चाहिए तो वो कैसे मांगेंगे फिर, तो इसलिए ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, ऑफलाइन आप मांग सकते हो सरकार से। ठीक है, बाकी हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें यू कैन आस्क। ठीक है, इसके अलावा एक बात और है कि आपने जो एप्लीकेशन भेजी कि हाँ भाई मुझे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो विद इन 30 डेज, ठीक है, क्या करेंगे, आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो याचिकाकर्ता को अगर 30 दिन के अंदर अंदर क्या है, सूचना नहीं मिलती अगर, या फिर मतलब 30 दिन के अंदर अंदर उनको जवाब देना है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, या फिर आपको जो जवाब दिया गया आपको लगा कि यार मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, ये कैसा तरीका है जवाब देने का, इसमें तो सारी इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं, तो आप उससे ऊपर जो अधिकारी होता है, पीआईओ, है ना, तो आप उनको क्या कर सकते हो, उनको भी रिपोर्ट कर सकते हो, उनको अपील कर सकते हो कि मतलब मेरे को इस चीज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट कि फिर वो क्या करेंगे कि वो अगले 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे, आपकी अपील पर निर्णय करेंगे और अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि एप्लीकेंट वापस से डिससेटिस्फाई हो जाए कि अपील अथॉरिटी के बाद भी कि हाँ भाई मेरे को तो नहीं लगा, नहीं मतलब नहीं सेटिस्फेक्शन हो रहा कि ये सही जवाब नहीं है, मुझे और चीजें जाननी है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो आवेदक है, आवेदक मतलब जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है, मतलब आप और मैं, है ना, वो क्या करेंगे, मतलब अगर हम निर्णय से असंतुष्ट है, हमें नहीं लगा कि भाई जितनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी नहीं मिली हमें, तो आप ऐसे में क्या करोगे, केंद्रीय सूचना आयोग मतलब सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, है ना, या फिर स्टेट में भी होते हैं ये स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, क्योंकि दोनों जगह होते हैं, दोनों पर एप्लीकेबल होते हैं, तो यहाँ पर आप वापस एक और अपील कर सकते हो, और दूसरी अपील कराने के लिए 90 दिन का समय है कि आप 90 दिन के अंदर अंदर आप पे दूसरी अपील हो जाती है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि एक लेवल से खुश नहीं हो रहे, संतुष्ट नहीं हो रहे, तो ऊपर जाओ, फिर उसके ऊपर जाओ, राइट। इसके अलावा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में जितने भी आपके संबंधित मुद्दे हैं उनको सुनता है। कहने का मतलब है कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हो गया, ऐसे ही स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हो गया, क्या करते हैं भाई, जितने भी लोग ऐसी मतलब अपील डालते हैं, अपने क्वेश्चंस को उठाते हैं, तो ये इन्हीं की जुरिस्डिक्शन में आता है, इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ये उनसे रिलेटेड जो भी फैसले लेने होते हैं उनको ये लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे इनके तहत और क्या क्या है, वित्तीय संस्थानें हो गई, है ना, और बहुत सारे ऑफिस हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण, तो इन सबसे रिलेटेड जो भी अपील आती है वो सब इनके अंडर ही आती है। ठीक है, स्टेट की स्टेट में और सेंट्रल की सेंट्रल में। ठीक है, तो CIC करके भले ही नोट्स में लिख सकते हो, पर वही वाली बात है कि बाद में तुम्हें ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए कोशिश करना क्या करोगे कि वो उसको मतलब पूरा ही लिख लेना एज इट इज। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा CIC सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ये एक एक्ट है ना, इसको एक्ट के अधिनियम के द्वारा इसको गठित किया गया है। ठीक है, तो जो RTI एक्ट है ना वो एक कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब उसमें व्यापक है, पूरी की पूरी चीजें आती हैं उसमें, लेजिस्लेशन दैट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स ऑफ अथॉरिटी इंक्लूडिंग दैट द सेंट्रल एंड स्टेट एंड म्यूनिसिपल वन, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन बनाया तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन ओनली सेंट्रल लेवल तक रहेगा, नहीं, ये तीनों लेवल तक जा रहा है, सेंट्रल भी, स्टेट भी और लोकल में भी। ठीक है, जो म्यूनिसिपल वगैरह हो गया तो अर्बन में आपका कौन सा हो गया, म्यूनिसिपल हो गया, और रूरल में जाओगे तो पंचायत हो गया, तो ये सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बात और है, इसमें वो भी संस्थाएं आती हैं जिनको सरकार फाइनेंशियली एड देती है, मतलब कि कुछ कुछ ऐसी आपकी संस्थाएं होती हैं, जैसे आप मान लो जो दोनों को मिलकर बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, प्राइवेट कम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कम प्राइवेट, ऐसे वाले जो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट पे करती है ना, तो वहां भी ये वाली अथॉरिटी लगती है। ठीक है, इसके अलावा रेयर एक्सेप्शन है, अगर आप देखोगे कि ये जो एक्ट है ऑफर एक्सटेंसिव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मतलब कि कुछ अपवादों को छोड़कर आप ये देखोगे कि ऑलमोस्ट क्या होता है कि जो भी सूचनाएं प्रदान करते हैं वो लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक है, कन्वेंशनल कल्चर था सरकार का क्या कि सीक्रेट रखना, है ना, जो गवर्नमेंट के ऑपरेशन है या कोई भी कार्य कर रहा है ना, हर चीज को क्या कह दो,
रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही वाली बात हो गई कि भाई सब कुछ फाइल में बंद है, कि सीक्रेट है, वी कैन नॉट डिस्क्लोज, सॉरी नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो अब ये वाला कहानी खत्म हो गया है। अब आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। ये चीज रिप्लेस हो गई है किसके साथ, सीक्रेट से रिप्लेस हो गई है ओपननेस में, है ना, ट्रांसपेरेंसी में। मतलब कि जो भी चीजें गोपनीय रखी जाती थी पारंपरिक तरीके से, तो अब उनको क्या कर दिया है, उनको खुलेपन पारदर्शिता में बदल दिया है कि अब भाई आराम से पारदर्शिता के साथ आप क्या कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा चैलेंजेस इन ऑपरेशन ऑफ आरटीआई, देखो ऐसा तो है नहीं आरटीआई बनाया सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे के लिए बनाया अच्छा चल रहा है, देखो अच्छे के लिए बनाया अच्छा चल रहा है इज डिफरेंट थिंग, बट चुनौतियां तो आती है ना, वही नथिंग इज एब्सोल्यूट, तो पूरा अच्छा तो नहीं चल सकता, कुछ कुछ तो प्रॉब्लम्स आई रही होंगी मेजर मेजर, है ना। सबसे बड़ी बात लोग अवेयर नहीं है आरटीआई के लिए, लोगों को पता नहीं है कि अच्छा हम सरकार से पूछ सकते हैं, सरकार हमें बता देगी। जैसे आज आप गाँव चले जाओ कहीं जहाँ एजुकेशन है बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना, एजुकेशन होना और अवेयरनेस होना इज बोथ आर डिफरेंट, राइट। कि नॉर्मल लोग पढ़ना लिखना जानते हैं पर उनको नहीं पता अच्छा हम सरकार से पूछ सकते हैं क्या, अच्छा ऐसा हो जाता है क्या। तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि भाई लोगों को इसके प्रावधानों के बारे में जानकारी नहीं है कि लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पब्लिक एंटिटी से, सार्वजनिक संस्थाओं से, ये उनका अधिकार है, लोगों को नहीं पता। इसके अलावा लोगों को ये नहीं पता कि सार्वजनिक निवेदकों द्वारा जो भी आवेदकों को प्रदान की गई जो जानकारी है वो कैसी होती है, वो प्रॉपर गुड क्वालिटी की नहीं होती। मान लो आपने मैंने आरटीआई लगाई, ठीक है, हमें क्या मिला, हमें कुछ ना कुछ जवाब मिला होगा, ठीक है, तो वो इनसफिशियंट होता है, ठीक है, प्रॉपर नहीं होता जैसा आपको चाहिए, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा पुअर क्वालिटी, वो क्वालिटी नहीं होगी जो हमें चाहिए, क्योंकि हमने अगर पूछ लिया पर्टिकुलरली कि हाँ भाई कोई भी डिपार्टमेंट से कि आपने कितना पैसा कहाँ खर्च किया है, तो क्या वो सच में एक एक रुपए का एग्जैक्ट जवाब दे देंगे, नहीं देंगे, वो बहुत घुमा फिरा के बड़ा कट शॉर्ट करके ब्रीफली देंगे, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्वालिटी की बड़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा एक और चीज है, कभी कभी क्या होता है कि वायलेट हो जाता है, डेडलाइन है 30 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना है, ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन रिलीज करनी है, कई बार वो 30 डेज से भी ऊपर हो जाता है, ठीक है, तो 30 दिन की समय सीमा भी उल्लंघन हो जाती है सम टाइम। इसके अलावा अधिकांश संगठनों में आप देखोगे कि यहाँ क्या होता है, उत्साह का अभाव है, मतलब सबको पता है कि हाँ भैया आरटीआई आती है तो आपको जवाब देना होता है। जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है पीआईओ, है ना, ये क्या करते हैं, मतलब जवाब देने में उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, या फिर बड़ा मतलब देर देर में ऐसा होता है ना, अगर मान लो 30 दिन का टाइम है, ठीक है, आपको मैंने बताया कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक काम करके देना है, तो जो बच्चे बहुत विलिंग होंगे ना भाई वो शुरू के ना मतलब 4-5 दिन में, 10 दिन में, शुरू के 15 दिन में करके दे देंगे, जो ज्यादातर विलिंग होंगे। लास्ट में जो लास्ट मतलब पूरे 30 दिन के जो 25 से 30 दिन वाला टाइम होगा ना, लास्ट के 5 दिन वो होंगे जो जबरदस्ती मजबूरी में कि यार करना ही पड़ेगा बोला है तो फॉर्मेलिटी ही कर दो चलो, वो वाला टाइप है ना। तो सेम विद हेयर कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत रेयर होता है कि आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बहुत ही रेयर है ना, धीरे धीरे आएंगी लेट, क्योंकि वो लोग खुद इंटरेस्टेड नहीं होते उतने ज्यादा, तो लैक है इस चीज का भी बहुत ज्यादा कि उनका डेडिकेशन नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है उनमें कि हाँ भाई हमें चीजें पहुंचानी है या करनी है, ठीक है। इसके अलावा मतलब वही समर्पण और उत्साह का बहुत ज्यादा अभाव है, बहुत ज्यादा कमी है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनएफिशिएंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट। कहने का मतलब है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और अकुशल रिकॉर्ड प्रबंधन। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है, ठीक है, बुनियादी जो ढांचा होता है जिस तरीके से काम कर पाए। इसके अलावा रिकॉर्ड उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के चाहिए, मतलब एक एक चीज का अगर रिकॉर्ड चाहिए तो दे डोंट हैव, राइट, तो उसकी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है आपका लोकपाल। लोकपाल बड़ा ही इंटरेस्टेड है क्योंकि आप देखोगे ना, मतलब देख के हैरान हो जाओगे, इतनी बार ये मतलब रुका है ना, फाइनली जाके कैसे कैसे पास हुआ है ना, बड़ी बढ़िया कहानी है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। और उससे पहले अगर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आप लोगों को पता हो कि पहले लोकपाल कौन थे हमारे, है ना, इंडिया के, तो वो बता दो, नहीं पता तो मैं ही लिख देती हूँ, है ना, कि जो आपके फर्स्ट लोकपाल थे ना, पहली बात तो कब, मार्च 2019 में क्या हुए थे, ये अपॉइंट हुए थे, ठीक है। और कौन होते हैं आपके, जस्टिस होते हैं ये, है ना, तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ये नाम है इनका, पिनाकी PINAKI, है ना, थोड़ा सा मतलब राइटिंग में से समझ में आ तो जाएगी, इतनी भी बेकार नहीं है, पर ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, तो मैंने बोल भी दिया है तो इस तरीके से इसको लिख लेना, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट थे पिनाकी चंद्र घोष। और दूसरी बात है कि पहले थे ये इंडिया के, है ना, फर्स्ट थे, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। तो जहां आप अपने नोट्स बना रहे हो ना, तो बड़ी मतलब ध्यान से, है ना, लिख लेना है इस चीज को, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इसका, तो सेकंड जो चेंजेस हुए हैं इसमें कि 2 मई को, मतलब 2 मई कह रही हूँ, सेकंड टाइम जो इसमें चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं आपके 28 मई 2022 को। अब एक चीज देख रहे हो, 2019 के बाद सीधा 2022 में, है ना, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अब कौन चेयरमैन है इसके। चेयरमैन की बात करें तो अगर इसको लिख लो जस्टिस
एक चीज और है इसमें, ये जो आपके ये वाला जो डिपार्टमेंट है ना जुडिशरी वाला, उन्हीं को ही क्या किया जाता है इसमें, उन्हीं को ही लाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो प्रदीप कुमार मोहंते, ठीक है, PRADIP है, ठीक है, तो EEP नहीं है, तो इसका ध्यान रखना। प्रदीप कुमार मोहंते नीचे लिख दूं या चल जाएगा, ऊपर लिख दूं, चलो यहीं लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये इनके नाम थे, थोड़ा सा पता हो आप लोगों को, इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, इसके अलावा लोकपाल क्या है, किसके लिए काम करता है, वो सब देखते हैं, ठीक है। और उससे पहले सबसे मजेदार बात कि मतलब क्या कहानी क्या थी कि इतनी बार आया, आने ही नहीं दिया गया, बार बार रोक लिया गया, तो वो देखते हैं। देखो इसका रिकमेंडेशन ना, आपने ARC पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966, है ना, हमने 2 रिपोर्ट पढ़ी थी, ARC 1 और ARC 2, है ना। तो ARC 1 में भी इसको रिकमेंड किया गया था कि भाई मतलब ये चीज प्रपोज की गई थी कि लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 में, कि हाँ भाई ये होना चाहिए, जरूरत है इस चीज की, ठीक है। इसको टेबल किया गया पार्लियामेंट में 1968 में मई में। बिल अनेबल टू गेट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, भाई संसद में शुरुआत में तो उसको मंजूरी नहीं मिली, ठीक है, सदन में पेश किया गया इसको। अब इसके अलावा क्या हुआ, इसको 9 टाइम पार्लियामेंट में क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया। कैन यू इमेजिन भाई, 9 बारी बहुत होता है ना। तो एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट थोड़ा सा समझें, प्रशासनिक सुधार आयोग हमने 2 पढ़े थे, 1966 और 2005 वाले, उसमें भी सिफारिश की गई थी कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक होना चाहिए। तो 1968 में इसका प्रस्ताव रखा था संसद में, जबकि पास नहीं हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ, संसद में मंजूरी नहीं मिल पाई, ऐसे ही इसको हर बार लाया गया, हर बार मतलब बहुत बार लाने की कोशिश की गई, और बहुत बार में कितनी बार, 9 टाइम्स इसको लाने की कोशिश की गई कि कैसे भी करके पास हो जाए। तो टाइम देखो, 68, 69, 71, 77, 89, 96, 98, 2001, 2011, मतलब आप ये देख रहे हो कितना लंबा स्ट्रगल हुआ इस चीज के लिए। फिर क्या हुआ, ऑन दिसंबर 22, मतलब 22 दिसंबर 2011 में क्या हुआ, आपका लोकपाल और लोक आयुक्त बिल, है ना, 9th वाली सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया वापस से लोकसभा में, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ कि मैं वैसे हिंदी में भी साथ साथ बताते चलती हूँ कि 22 दिसंबर 2011 को भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अन्ना हजारे थे, है ना, अन्ना हजारे ने इस चीज के लिए, मतलब वो एंटी करप्शन एक्टिविस्ट थे, और इनका नाम आप सबको ध्यान होगा बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा उस टाइम पर इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, है ना। तो अन्ना हजारे का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज में, उनके सहयोगियों ने व्यापक सार्वजनिक प्रदर्शन किए, और ऐसे में क्या हुआ कि लोकपाल और लोक आयुक्त विधेयक, है ना, 9वां मतलब वही 9वीं श्रृंखला, क्योंकि 9th टाइम पेश हुआ था लोकसभा में, पेश किया गया। अब क्या हुआ, 27 दिसंबर 2011 को, मतलब दिसंबर 2011 में लोकपाल और लोक आयुक्त बिल को क्या कर दिया गया, इसको संसद ने मतलब अपना लिया, ठीक है, सदन ने अपना लिया इसको। अपनाने के बाद क्या हुआ कि बिल वॉज अडॉप्टेड बाय बोथ चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट। एक चीज और है कि अभी ये वाली जो चीज है, आपके दोनों ही मतलब चैम्बर ने दिसंबर 2013 में इसको अडॉप्ट किया, और आफ्टर सिक्योरिंग प्रेसिडेंट अप्रूवल, क्योंकि एक बात है, अगर आपने हाउस से पास करा लिया ओनली तो उससे तो काम नहीं होगा ना, प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी चाहिए हमको, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला, और इसके बाद जब हमें वो पूरी मंजूरी मिल गई, तब ये एक्ट जो है ये इनफोर्स आया, है ना, मतलब लागू हुआ। ये जो अधिनियम था, ये एक अधिनियम में बदला, ये जो बिल था, है ना, बिल से ये अधिनियम बना, मतलब ये जो विधेयक से अधिनियम बना, ठीक है, विधेयक से ये अधिनियम बना, कब बना, 16 जनवरी 2014। तो ये पता होना चाहिए कि लागू हुआ है 2014 में, ठीक है। और अन्ना हजारे का बहुत मेजर रोल था इसमें। लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट, है ना, वो कह रहे हैं लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम, जिसे 2013 में जो इंडियन पार्लियामेंट है ना, इसने अप्रूव कर दिया था। अब एक चीज और देखो, एस्टैब्लिशमेंट तो हो गई, आप एक चीज का ध्यान रखोगे कि इनकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, मतलब इनको एक तरीके से स्थापना की गई इनकी, लोकपाल की और लोक आयुक्त की, तो नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल पर, मतलब दोनों ही लेवल पर इसको करा गया, आपका राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर, ठीक है, मतलब स्टेट के लेवल पर भी। एक चीज और है कि जो कॉन्सेप्ट था ना, आया कहां से था, ये स्वीडन से आया था। स्वीडन में होता है ओम्बड्समैन, सेम ही काम करता है, जिसको हम लोकपाल बोलते हैं, ठीक है। तो स्वीडिश ओम्बड्समैन है जो मॉडल रहा है हमारे लिए, कि हमें ये चीज बहुत इंस्पायर्ड हुई, तो हमें लगा हमारे यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। तो स्वीडिश लोकपाल इस संगठन के लिए काफी मॉडल है। सार्वजनिक जो अधिकारी हैं आपके जितने भी, है ना, और जितने भी प्राधिकरण है, मतलब इनके अगेंस्ट क्या होता है, अगर भ्रष्टाचार के कोई आरोप है तो उनकी जांच की जाती है इसके तहत, ठीक है। और मतलब सारी चिंताओं का जांच करना इस संगठन का उद्देश्य है। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लोकपाल लोक आयुक्त का, क्यों बनाया गया, कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे जितने भी एलिगेशन लगाए हैं करप्शन के लिए, कि मान लो किसी भी ऑफिसर पे, मान लो ये ऑफिसर है, इसके ऊपर एलिगेशन लगाए कि हाँ भाई आपके ऊपर मतलब भ्रष्टाचार का आरोप है, कि आपने घूस लिया, कुछ भी XYZ। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो लोकपाल है लोकायुक्त हैं, यही इनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह प्रॉपर करेंगे। पब्लिक ऑफिशियल्स की
अथॉरिटीज की हर चीज की इन्वेस्टिगेशन इनके अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके अलावा लोकपाल एक्ट कॉल फॉर द नॉमिनेशन ऑफ अ चेयरपर्सन। अब एक बात और बताओ, जब इस अधिनियम में मतलब अगर आप देखोगे नामांकन भी तो किया जाएगा ना किसी न किसी का, तो वो कैसे होता है? तो कहने का मतलब है कि जो लोकपाल एक्ट है इसमें नॉमिनेशन होता है चेयरपर्सन का और 8 मेंबर्स का, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा प्रदीप कुमार मोहंते थे, ठीक है, 2022 में बने थे, तो ऐसे ही चेयरपर्सन चाहिए और 8 मेंबर और होने चाहिए जो साथ में काम करेंगे, जिनमें से 8 में से जो 4 है, मतलब वो कह रहे हैं हाफ मेंबर मस्ट बी जजेस, क्योंकि वो जज ही होने चाहिए जो 4 मेंबर है, क्योंकि उनका जो एरिया है ना और जो स्पेशलाइजेशन है, जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत हेल्प करता है इन सारी चीजों में। इसके अलावा अदर हाफ मस्ट बी मेंबर ऑफ SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वीमेन, मतलब वो कह रहे हैं अदर 4 ये चलेंगे, इन सारी कैटेगरी के अदर 4 जो होंगे ओनली जजेस होंगे, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। देखो वही वाली बात हो गई ना, हम वहां जस्टिस जस्टिस करके नाम बढ़ रहे थे, क्यों? क्योंकि जो CJI होते हैं ना या फिर जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ही सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर पाते हैं। किस चीज का? चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल का, कि जितने भी आपके अपॉइंटमेंट हुई है एज अ चेयरपर्सन लोकपाल की, तो वो यही लोग होते हैं जो एलिजिबली होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेंबर ऑफ लोकपाल मस्ट बी हाईएस्ट कैरेक्टर। एक चीज और है, देखो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो लोकपाल के अध्यक्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, उनकी योग्यता होती है, दैट इज ट्रू। इसके अलावा उनका जो लोकपाल के जो सदस्य होते हैं ना, उनका चरित्र उच्चतम होना चाहिए, मतलब उनके ऊपर कोई एलिगेशन ना रहे हो, कभी कोई केस ना चला हो, इस चीज का ध्यान रखा जाए। एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट हो, मतलब असाधारण प्रतिभा, मतलब कहते हैं ना बहुत हाई मतलब टैलेंट वाले लोग होने चाहिए, उनकी पर्टिकुलर नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और उनकी जो स्किल वगैरह है, मतलब उनका एक्सपीरियंस कम से कम 25 साल का हो। जैसे आप देखोगे सार्वजनिक प्रशासन में कार्य किया हो, सतर्कता, बीमा, बैंकिंग, कानून सहित वित्त से संबंधित क्षेत्र में, मतलब इन सारे क्षेत्रों में किसी में भी चलेगा, 25 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो, कि उनको इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज हो कि वो एंटी करप्शन पॉलिसी पर काम कर सकें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइलेंस, मतलब इन सब के लिए वो काम कर सकें, और भ्रष्टाचार विरोध के लिए तो बनाया उनको, है ना। तो उस चीज को ही वो करने के लिए इन सारी इन्फॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब ये सिलेक्ट हो जाते हैं एज अ चेयरमैन, तो मेंबर विल होल्ड देयर ऑफिस फॉर 5 ईयर। ये बात पता होनी चाहिए कितने साल के लिए करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं, और अंटिल द एज ऑफ 70, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एंड इसके साथ साथ आप ये देखोगे कि जो चेयरमैन है वो रिसीव करता है सेम पे, मतलब जितना पे CJI को मिलता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश को जितने रुपए मिलते हैं, जितना वेतन मिलता है, उतना ही आपको नॉर्मल किसको मिलेगा, ये या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलता है, उतना ही वेतन किसको मिलेगा? आपका ये जो अध्यक्ष होंगे लोकपाल के, उनको मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लोकपाल सेक्शन जो समिति है या फिर कमेटी है, उसमें कौन कौन होते हैं? तो CJI तो होते ही है ना, मुख्य न्यायाधीश, है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा न्यायाधीश होते हैं, मतलब जो अभी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होंगे। इसके अलावा इसको नॉमिनेट कौन करेंगे? CJI, ठीक है। PM होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं, क्योंकि देखो विपक्ष का नेता लेना बहुत जरूरी है, तभी तो चीजें अनबायस्ड तरीके से होंगी, वरना तो फेवरेटिज्म होने का बड़ा डर हो जाएगा कि सब रूलिंग वाले हो जाएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हालांकि देखो जजेस किसी पार्टी से नहीं होते, तो अगर हम PM को रख रहे हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा को रख रहे हैं, क्योंकि स्पीकर ऑफ लोकसभा भी फ्री होते हैं, वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो जरूरी है आप अपोजिशन को भी बराबर से लोगे, ठीक है। 1 एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी होते हैं इसमें शामिल, की कोई बहुत प्रख्यात न्यायविद है जिनको बहुत इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो उनको भी आप शामिल करते हो, ठीक है। ये सारे अलग अलग मतलब उससे सेक्शन से आपने लोग इसलिए उठाए जिससे चीजें मेंटेन रहें, इम्पार्शियलिटी, मतलब ऐसा लगे पार्शियलिटी हुई है, वही वाली चीज, ठीक है। एक चीज और है कि जो चेयरपर्सन है और जो लोकपाल के मेंबर है ना, वो किसी भी पोजीशन ऑफ प्रॉफिट को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब ये कि अगर आप इस पद पर हो तो आप इसके अलावा कहीं और से कोई बेनिफिट्स नहीं उठाओगे, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाएगा कि कोई लाभ प्राप्त नहीं रखोगे आप इसके अलावा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि कोशिश ये की जाती है कि ये शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये किसी पार्टी के मेंबर नहीं हो, किसी भी राजनीतिक दल के मेंबर नहीं होंगे, किसी विधानमंडल के मेंबर नहीं होंगे, कार्यकाल की समाप्ति के बाद राज्य के तहत किसी भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर एक बार इनका रिटायरमेंट हो गया तो ये एलिजिबल नहीं है कि आप इनको कहीं और अपॉइंटमेंट दे सको किसी भी चीज में, ठीक है। एक चीज और है, अगर आपको इनको रिमूव करना है तो इतना ऐसे नॉर्मली रिमूव नहीं कर सकते मिस बिहेवियर के आधार पर कि भाई बिहेव अच्छा नहीं है, इनकम्पिटेंसी लग रही है कि हाँ भाई जो आपने पर्सन चुना है वो अक्षम है ना, अक्षमता है उनमें कि उनके अंदर क्षमता नहीं है, तो अक्षम है वो, तो ये रीजन हो सकते हैं सिर्फ रिमूवल के, ठीक है। और रिमूवल कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्र अधिकार में क्या क्या आता है इनका? देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज,
सरकारी कर्मचारी हो गए, जजेस हो गए, न्यायाधीश, ठीक है, मिनिस्टर्स मंत्री, सर्विंग और परफॉर्मर एमपीज, जितने भी सेवारत या फिर पूर्व सांसद हैं जो फॉर्मर हो चुके हैं उन वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। दोज एम्प्लॉयड बाय द पब्लिक सेक्टर वुड ऑल फॉल विद इन द लोकपाल परव्यू। कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत लोग सभी लोकपाल के क्षेत्र में आएंगे, जितने भी गवर्नमेंट जॉब में है ना लोग वो सब लोकपाल के दायरे में आते हैं। इसके अलावा आप देखोगे लोकपाल के पास ये पावर होती है क्या कि वो क्या कर सकता है, लोकपाल के पास सार्वजनिक अधिकारी, गैर लाभकारी संगठन के ट्रस्टी और बोर्ड के सदस्यों पर भी अधिकार है। मतलब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ट्रस्टी, बोर्ड मेंबर हो गए, है ना, इन सब के ऊपर भी क्या है उसका पूरा पूरा अधिकार है। जो सालाना मतलब कितने रुपए से ऊपर प्राप्त करते होंगे हो, ईयरली मोर देन 10 लाख, है ना, इन फॉरेन फंडिंग और मोर देन 1 करोड़ इन गवर्नमेंट फंड। कहने का मतलब ये कि जो इस दायरे को क्रॉस कर रहे हैं ना वो सब इसके अंडर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस, कहने का मतलब है अधीक्षण की शक्ति। इसमें क्या है, फॉर मैटर रिपोर्टेड टू देम बाय द एंटी करप्शन ओम्बड्समैन, ठीक है। कहने का मतलब है भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल द्वारा उन्हें रिपोर्ट किए गए मामले में जितनी भी जो रिपोर्ट्स उनको दी जा रही है, लोकपाल के केंद्रीय जांच ब्यूरो बैठते हैं, मतलब पूरा वही सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होती है, और इसके अंदर मतलब ये पूरा निगरानी में रखकर, ऐसी एजेंसियों को निगरानी में रखकर पूरा दिशा निर्देश तैयार किए जाते हैं, अधिकार दिया गया है इसको। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ और जांच, इसके पास ये अधिकार है कि ये किन किन चीजों पर जांच कर सकता है, जो जो चीजें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 20 साल पुराना 50 साल पुराना कोई केस आप लेके आ जाओ और फिर उसके ऊपर जांच बैठाओ, या ये भाई वो इंसान भी चला गया होगा तब तक तो एक दायरा है, एक चीजें हैं। तो कहने का मतलब है कि दावा किए गए अपराध की चूक की तारीख के 7 साल के भीतर, मतलब मान लो कि किसी ने करप्शन किया, ठीक है, इस बंदे ने करप्शन किया, ठीक है, तो करप्शन की अगर बात कर रहे हो, मान लो आज की रिपोर्ट नहीं है, 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले की चलेगी, पर ये है कि जिस दिन किया उस तारीख से 7 साल के भीतर, है ना, तो मतलब विद इन 7 ईयर ये वाली चीज हो जानी चाहिए कि आपको पता हो जाए, ठीक है। तो लोकपाल को ये रिसीव हो सकती है वाली कंप्लेन कि हाँ भाई एक एफिडेविट के रूप में कि हाँ ऐसे ऐसे इस बंदे ने इस टाइम पर ऐसे करप्शन लिया था या करप्शन में शामिल था या कुछ भी घूस ली थी, जो भी है, ठीक है। लोकपाल में ऑल्सो भी आस्क्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इन्वेस्टिगेट अ क्लेम अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिशियल। कहने का मतलब यह है कि जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल को किसी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ दावे की जांच करने के लिए भी कहा जा सकता है, ठीक है, कि अगर उनको लगता है कि हाँ भाई जरूरत है तो वो कह सकते हैं इस चीज को भी। इसके अलावा लोकपाल में कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन, एक बात और है, ये ध्यान रखना, लोकपाल प्रारंभिक परीक्षा के बाद एक व्यापक परीक्षा आयोजित कर सकता है कि अगर उसको जरूरत पड़ती है तो वो ये सारी की सारी चीजें मतलब क्लोज्ड डोर जुडिशियल प्रोसीजर को फॉलो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो भाई वो 0 से लेकर एंड तक जाएगा अपनी चीजों को वो करने के लिए, ठीक है। और लोकपाल अपने तरीके से ये चीज चूज कर सकता है, सिचुएशन वाइल कीपिंग इन माइंड बेसिक ऑफ प्रोसीजर ऑफ फेयरनेस। मतलब बस उसको एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई चाहे जो हो जाए, जो प्रक्रिया है वो निष्पक्षता के मतलब निष्पक्षता को वो ध्यान में रखकर काम कर सकता है अपने तरीके से, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पीएम मस्ट बी कंडक्टेड बिहाइंड क्लोज्ड डोर। अब एक बात बताओ, मान लो आपको पीएम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलानी है, ठीक है, तो उसको कैसा होगा, बंद दरवाजे के पीछे की जानी चाहिए, ठीक है। एक चीज और है, इसके लिए लोकपाल की पूरी पीठ के 2/3 की अनुमति होनी चाहिए, मतलब कितना, 2/3 की जो बेंच है लोकपाल की 2/3 की पहले परमिशन मिल जाए उसके बाद ये वाली चीज होगी, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो तरीके से करने के लिए, उनको डिसरिस्पेक्ट ना करने के लिए, क्योंकि बहुत डिसरिस्पेक्टिंग हो जाएगा अगर आप ओपन डोर में सारी चीजें कर रहे हो, बाद में पता चले कि नहीं वो ऐसा नहीं है, तो लोगों को बहुत हार्म हो जाएगा, लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हो जाएंगे, तो इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन, इसमें क्या, अभियोजन पक्ष, इसमें क्या, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, इनकी जिम्मेदारी है कि सीबीआई डायरेक्टर वुड हैव अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। कहने का मतलब है अंतिम जिम्मेदारी सीबीआई निदेशक की होगी, है ना, क्योंकि लोकपाल अपनी जितनी भी शाखा के आधार पर काम कर रहा है ना, अपनी अभियोजन शाखाओं के माध्यम से वो विशेष अदालत के सक्षम आरोप दायरा करना होगा। कहने का मतलब यह है कि लोकपाल मस्ट फाइल चार्जेस थ्रू इट्स प्रोसिक्यूशन विंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट। मतलब इनको अपना प्रोसिक्यूशन विंग से पहले अपनी चीजों को क्या करना है, कंडक्ट करा देना है, कंक्लूड करा देना है कि अगर इनको जरूरत है तो जो भी चार्जेस बनाने हैं, फाइल चार्जेस बनानी है, तो वो प्रॉपर इन सब दायरों में रहकर हो। इसके अलावा ट्रायल मस्ट बी कंक्लूडेड विद इन 2 ईयर। जो भी आपने ये प्रोसिक्यूशन विंग के थ्रू अपनी फाइल चार्ज को कंडक्ट किया या फिर इसको फाइल किया, तो ये विद इन 2 ईयर हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एडिकेटली प्रोटेक्ट अपराइट एंड फेयर पब्लिक एम्प्लॉय। देखो एक इस चीज का और बात है कि यहाँ इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि यहाँ चाहे विसल ब्लोअर हो,
फेयर पब्लिक एम्प्लॉय हो, हर किसी का ध्यान रखा जाता है कि जब तक वो चीज मतलब निष्पक्ष रूप से आपको जांच करनी है। पहली बात तो किसी को फेवर नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा ऑफेंस और पेनल्टी भी है, अपराध और जुर्माना भी है। वो कितना है कि 1 साल तक का होता है, ठीक है, 1 साल तक की कैद होती है और कुछ रुपए तक का भी जुर्माना होता है। मतलब कुछ रुपए क्या 1 लाख रुपए तक का होता है जुर्माना, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर पब्लिक एम्प्लॉय द मैक्सिमम सेंटेंस इज 7 ईयर इन जेल, और जरूरत पड़े तो 7 साल की जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो जेल सेंटेंस फॉर क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग एंड रूटीन एनकरेजिंग करप्शन इज 10 ईयर, और अगर वैसे देखा जाए कि लेवल बहुत ही ज्यादा जा रहा है तो वो मैक्सिमम 10 ईयर तक भी चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बार टू प्रोसीडिंग, कार्यवाही पर रोक है ना, कई बार रोक वाली चीज भी आ जाती है। तो वो कह रहे हैं जो लोकपाल का इंस्टीट्यूशन है स्टिपुलेट दैट नो एक्शन और डिसीजन ऑफ द लोकपाल शुड बी सब्जेक्ट टू रिव्यू। मतलब लोकपाल ने कोई भी कार्यवाही की, कोई निर्णय लिया है ना, तो उसके ऊपर ना कोई रिव्यू नहीं होना चाहिए कि भाई कोई बैठकर उसकी जांच कर रहा है, कोई उलट फेर कर रहा है, रिवर्स कर दिया उसका जो भी फैसला लिया उसने, है ना, कोई न्यायिक जांच हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको इस चीज से फ्री कर रखा है कि लाइक आप जो भी करोगे तो अपना उस तरीके से ही करोगे कि आपके ऊपर वापस कोई जांच नहीं बैठेगी, आपके डिसीजन को रिव्यू नहीं किया जाएगा, सारी चीजें, ठीक है। चैलेंजेस में क्या क्या है, लोकपाल इंस्टीट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टूल अगेंस्ट करप्शन। देखो ये बात तो हमने समझ ही ली शुरू से ही कि ये करप्शन के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। मतलब ये ऐसी वो है संस्था है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव वॉच डॉग की तरह काम करती है, मतलब या फिर प्रोटेक्टर ऑफ द स्मॉल मैन, मतलब प्रशासनिक निगरानी करता या फिर छोटे आदमी का रक्षक। मतलब छोटे आदमी का रक्षक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि समाज में छोटे से लेकर बड़ा, तो देखो बड़ा तो अपने आप कवर हो रहा है, अगर आप छोटे से छोटा आदमी जो मार्जिनलाइज्ड है, बैकवर्ड है, अगर आप उनको कवर कर रहे हो ना, तो समझ लो आप सबको कवर कर रहे हो, राइट। तो कहा जाता है कि ये दोनों के लिए काम करते हैं, तो ये टर्म्स यूज की जाती है इनके लिए। इसके अलावा देखो ये बात सही है, वही वाली बात वापस से कि कुछ 100% नहीं होता, तो सेम भाई सीधी सी बात है, कुछ लूप होल रहते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं आपकी, है ना, शॉर्ट कमिंग दैट नीड टू बी रेमेडिड डिस्पाइट द लोकपाल इंस्टीट्यूशन एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट अ मच नीडेड चेंज इन द बैटल अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि देखो लोकपाल की लड़ाई बहुत लंबी चली, बड़ी मुश्किल से संस्था बनी, ये बनने के बाद कमियां बहुत सारी हैं, आज भी बहुत सारी खामियां हैं, पर इनको दूर करने की जरूरत है और उस पर काम भी चल रहा है। पर एक सबसे बढ़िया चीज है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, क्योंकि ये करप्शन के अगेंस्ट बैटल लड़ती है ना, तो ये चीज जरूरी है। इसके अलावा कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है कि आप ऐसे मतलब जो आप देखो कि भाई कोई निर्धारक मानक करो कि कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट है ना, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है भाई। लोकपाल अपने तरीके से मतलब जो भी मतलब सही बंदा है, सही पर्सन है उनकी नजरों में, उसके अकॉर्डिंगली वो किसी एमिनेंट ज्यूरिस्ट को क्या कर सकते हैं, अपने उसमें बेंच में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखोगे कि एक निश्चित तरीके से प्रभावित भी किया जा सकता है लोकपाल की नियुक्ति को, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग ऐसे हों कि जो एक्सपीरियंस्ड हो, है ना। जुडिशरी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लोकपाल्स ज्यूरिसडिक्शन, जो लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन में आएगा ना उसमें जुडिशरी इन्वॉल्व नहीं होगी, इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाए। ये लार्जेस्ट डिस्पैरिटी भी मानी जाती है। इसके अलावा न्यायपालिका को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जो सबसे बड़ी असमानता है, बात पढ़ ली हमने। इसके अलावा लोकपाल इज नॉट सपोर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा समर्थित नहीं है, या अपील की अनुमति देने के पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये उतना ज्यादा इसको सेफगार्ड नहीं मिला हुआ जितना मिलना चाहिए अभी, क्योंकि अभी अभी बना है रिसेंटली, बहुत ज्यादा साल नहीं हुए हैं, तो बहुत सारे लूप होल हैं जिसको कवर करने में टाइम लगेगा इसको, है ना, और इसके ऊपर कंटिन्यू वो चीज होनी भी चाहिए। इसके अलावा एक चीज और थी कि ये जो यूनिट 6 है ना, ये हमारी ऑनगोइंग है, ये थोड़ी सी लेंथी है, बड़ी है हमारी, राइट। तो इसमें भी सिटीजन चार्टर इसके एक पार्ट में रहता है, तो वो हम लोग कवर कर लेंगे, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि पार्ट 2 में अगर पॉसिबल होगा, खिचड़ी नहीं बनानी मुझे, है ना, पॉसिबल होगा तो मैं कंप्लीट जो रेस्ट ऑफ द यूनिट है ना, मैं वो कवर कर लूंगी, ठीक है। बट इन केस नहीं हो पाता है, लगता है बहुत लेंथी जा रहा है, तो वी विल डू वन थिंग, जरूरत पड़ने पर हम पार्ट 3 लेके आएंगे, जरूरत पड़ने पर, ठीक है, नॉट नेसेसरी। इसके अलावा वैक वाला जो सब्जेक्ट है ना, उसकी भी एक यूनिट रहती है, उसका मतलब काम चल रहा है उस पर, ऑनेस्टली बोलूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट मिल जाएगा जल्दी। कोशिश है कि मैं मतलब 10 तक तो मैं निपटा दूं सारा ये वाला पार्ट, क्योंकि फिर थोड़ा सा पॉल थ्योरी का भी सोच रही थी, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो। बाकी इसको शेयर वगैरह कर देना अपने दोस्तों को, ताकि सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है। इसके अलावा बाकी थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, ठीक है। और ग्रुप ज्वाइन कर लेना आराम से, ठीक है। और सब्सक्राइबर का टारगेट तो हम सबको बताइए, ज्यादा बढ़ानी है, छोटू सही है, अभी भी 1000 है ना, तो पहुंचा देना मस्त। बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो। एग्जाम टाइम पास है, बहुत बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, प्लीज ये वाली शिकायत मत कर देना बीमार पड़ गए, है ना, मैं मत बन जाना, क्योंकि मैं बहुत बीमार पड़ती थी, ठीक है। वो बात अलग है, फिर भी पढ़ाई में कसर नहीं छोड़ी, तो तुम भी नहीं छोड़ोगे। और मुझसे क्या हुआ प्रॉमिस याद रखना, मुझे मार्क्स चाहिए आप सभी के, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।